सन 2000 के पहले से ही एयर इंडिया का परफॉर्मेंस कम होने लगा था और उदारीकरण के बाद यानी सन 2000 के बाद एयर इंडिया का घाटा साफ दिखाई देने लगा था। अपने कर्जे का बोझ कम करने के लिए सन 2009 में एयर इंडिया ने अपने 3 एयरबस 300 बेच दिए थे। सन 2013 आते आते एयर इंडिया का बोझ और बढ़ गया और इसे चुकाने के लिए नए खरीदे गए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान लीज पर या बेचे जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया का घाटा भारत सरकार को दिखाई नहीं दे रहा था। सन 2000-2001 में एयर इंडिया को प्राइवेट कराने की कोशिश भी की गई थी। उसी दौरान 23 मई 2001 को भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर माइकल मैस्कैरेस पर कथित भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया था। उन पर आरोप था कि चाइना शंघाई की उड़ानों में कमीशन की हेराफेरी कर माइकल ने $8 मिलियन यानी 510 मिलियन रुपीस का एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद माइकल को अपने पद से हटा दिया गया था। मई 2014 में एयर इंडिया ने अपनी लो कॉस्ट सब्सिडरी लॉन्च की थी जिसे एयर इंडिया एक्सप्रेस कहा गया था, जिसमें भारत के कुछ प्रमुख शहरों को मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ा गया था। सन 2007 में एयर इंडिया को फिर से 2 अलग नामों से जाना जाने लगा था, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया में इंटरनेशनल लॉन्ग रूट कवर किया जाता था और इंडियन एयरलाइंस में घरेलू और छोटी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती थी। पर कुछ दिनों बाद एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को फिर से मर्ज कर दिया गया था। पर उस वक्त तक दोनों का कंबाइन घाटा $110 मिलियन यानी लगभग 7.7 बिलियन रुपीस हो चुका था। आने वाले कुछ सालों तक यह घाटा बढ़ता ही रहा। एयर इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा कर्जा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रिकवरी की कोशिश भी की गई थी। उस रिकवरी में एयर इंडिया के 3 एयरबस A300 और एक बोइंग 747-300M को $18.75 मिलियन में बेचा गया था। मार्च 2012 में बचे हुए $6 बिलियन यानी 426 बिलियन रुपीस का कर्जा और $301 बिलियन मींस 220 बिलियन रुपीस का ऑपरेटिंग कॉस्ट का बोझ उतारने के लिए एयर इंडिया की तरफ से भारत सरकार के पास $450 मिलियन यानी 32 बिलियन रुपीस की मदद मांगी गई थी। 2009 में ऐसा भी हुआ था कि एयर इंडिया की तरफ से हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट की उड़ानें रद्द की गई थी और जिन उड़ानों के लिए यात्री कम थे वह उड़ानें हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। सन 2012 में भारत सरकार की तरफ से कमेटी ने एयर इंडिया को कर्जे उतारने के लिए अपना कुछ हिस्सा बेचने यानी प्राइवेट करने का भी सुझाव दिया था और मई 2012 में बैंकों की तरफ से $800 मिलियन की पेशकश भी की गई थी। सन 2012 का साल एयर इंडिया के लिए काफी उलझनों और तनाव भरा था। मई 2012 में यूएस ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अपने खराब कस्टमर सर्विस और खराब परिचालन के चलते एयर इंडिया पर $80,000 का जुर्माना लगा था। सन 2013 में उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर अजित सिंह ने बयान दिया था कि एयर इंडिया के उद्धार के लिए प्राइवेटाइजेशन एकमात्र विकल्प है। हालांकि उस वक्त बीजेपी ऑपोजिशन में थी और कुछ हद तक इसका विरोध भी हुआ था। सन 2013 में ही भारत सरकार ने आने वाले 8 सालों तक एयर इंडिया में इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए $4.2 बिलियन यानी 300 बिलियन रुपीस निवेश करने का प्लान भी बनाया था और इसी खबर के चलते मार्च 2013 में एयर इंडिया ने कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स भी अपने स्टेटमेंट में दिखाए थे। उसी साल
यानी 2013 में भारत सरकार की ओर से पायलट SPS पुरी को भी हेड ऑफ ऑपरेशंस नियुक्त किया गया था। हालांकि उनकी अपॉइंटमेंट हमेशा विवादों में रही थी। 11 जुलाई 2014 को एयर इंडिया स्टार अलायंस की 27th मेंबर बनी और अगस्त 2015 को सिटी बैंक और स्टेट बैंक के साथ एग्रीमेंट कर $300 मिलियन रेज किए गए। इसके चलते 2014 और 15 में एयर इंडिया का नेट लॉस $2.8 बिलियन यानी 198 बिलियन रुपीस रह चुका था। और सन 2017 आते आते एयर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइनर बन चुकी थी, जबकि इंडिगो पहले और जेट एयरवेज दूसरे स्थान पर थे। मतलब एयर इंडिया का मार्केट शेयर 13% था। एयर इंडिया के लिए अब तक के सफर में प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था। इसी कश्मकश के बीच 28 जून 2017 को भारत सरकार की तरफ से एयर इंडिया को प्राइवेट कराने के लिए हरी झंडी दे दी गई। मार्च 2018 में भारत सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन भी किया गया और उस कमेटी ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 76% हिस्सेदारी और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल की 50% हिस्सेदारी बेचने की सलाह दी। उसके लिए नए मालिक को लगभग 30,000 करोड़ रुपए कर्जे के रूप में चुकाने होंगे। भारत सरकार ने इसके लिए प्राइवेट कंपनीज को दिसंबर 2018 तक का समय दिया, पर बढ़े हुए कर्जे और नाम खो चुके एयर इंडिया को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। 2019 के आखिर तक भी भारत सरकार को कोई ग्राहक नहीं मिला। फिर भारत सरकार ने एक नई पेशकश की जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की पूरी 100% हिस्सेदारी और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल की 50% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया गया। इसी के साथ और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार 30,000 करोड़ रुपए के स्तर तक आ चुकी थी। आखिरकार 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया बेच दिया गया और खरीदने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि थे टाटा सन्स की सब्सिडियरी टाटा टेलीस प्राइवेट लिमिटेड। और शुरू हुआ एयर इंडिया का नया दौर। 88 साल बाद ये देखना रोचक होगा कि एयर इंडिया का आगे का सफर कैसा होगा। उम्मीद करते हैं एयर इंडिया घर वापस आकर फिर से नए जोश और नए हौसलों के साथ उड़ान भरेगा। हमारा सफर भी यही खत्म होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी भी उम्मीद बनी रहेगी। धन्यवाद।